यार हरी, तेरा स्कूल मेरे स्कूल जैसा क्यों नहीं है। और ये कहकर प्रखर दौड़कर बस में चढ़ गया और हरी शून्य भाव से दूर तलक जाती बस को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। नमस्कार, आईजीएनसी के इस चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने इस मंच का चयन एक ख़ास ऑब्जेक्टिव से रखा है कि जो यहाँ के जो टैलेंट है, इन हाउस टैलेंट्स को, उभरती हुई कलाकारों को हम एक मौका दें। ये नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग का ये पहली प्रस्तुति है, सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो आप सबसे निवेदन है कि आगे भी आप लोग हमारे साथ आके हम लोग का प्रोत्साहन कीजिए और जितने भी लोग हैं यहाँ के स्कॉलर्स हैं उनको एनकरेजमेंट दीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। डॉक्टर सविता नागर जी के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम रहेगा। आप एक मशहूर जानी मानी ड्रामा आर्टिस्ट हैं। आप ना ही सिर्फ आकाशवाणी में एक एंकर के तौर पे जुड़ी हैं, बल्कि आप रंगमंच, रेडियो, टेलीविज़न की फील्ड में भी एक कलाकार, प्रोड्यूसर और निर्देशक के रूप में भी जानी जाती हैं। आपने साथ न दो पर याद तो करो नामक कविता सांगरे पोइट्री कलेक्शन का संपादन किया, जिसका मंचन आपने आईजीएनसी में किया। सविता जी आज अपनी ही लिखी कहानी नींव का वाचन करने वाली हैं। उन्हीं की लिखी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है नींव, जो कि फाउंडेशन हम कह सकते हैं। समाज कल्याण सोसाइटी में ग्रीष्मकालीन बाल रंगशाला का बैनर लगते ही सोसाइटी में रह रहे बच्चों की खुशी और उत्साह का ठिकाना न रहा। किसी नाट्य संस्थान की ओर से हो रही इस रंगशाला में 2 दिन में 50 बच्चों का नामांकन किया जाना था, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होना निश्चित किया गया था। इसीलिए अगली सुबह समय से पहले ही नहा धोकर सोसाइटी के सभी बच्चे पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। मैं भी अपने समय से पहुंचकर बच्चों के नाम रजिस्टर में लिखने लगी कि रजिस्टर में नाम लिखते लिखते अचानक मेरी दृष्टि सामने सोसाइटी के गेट के पास पार्क की ओट में बनी मुंडेर पर बैठे 3 बच्चों पर पड़ी। वो बच्चे शून्य भाव से हमारी गतिविधि को देख रहे थे। पहले दिन के नामांकन कार्य का समय समाप्त होने पर मैंने बचे हुए बच्चों को अगले दिन आने को कहकर अपना सामान समेटना आरंभ कर दिया। बच्चे अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपना सामान समेटकर चलने को हुई ही थी कि मेरी दृष्टि फिर एक बार उन बच्चों से जा टकराई जो अभी तक वहीं बैठे थे। मैंने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। मेरा इशारा समझकर वो झिझकते हुए मेरे नज़दीक आए। मैंने उनका नाम और उनके विषय में कुछ पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भाई बहन हैं। उनके नाम हरी, पूर्णिमा और चंचल हैं। फिर उनके मनोभावों को समझते हुए मैंने उनसे कहा कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठे हो तो फिर लाइन में क्यों नहीं लग गए। सहमे हुए उनमें से एक बोला, जी वो हम यहाँ नहीं रहते, यहाँ हमारी माँ काम करती है। उस बच्चे की बात को समझते हुए मैंने फिर कहा, क्या तुम इन बच्चों के साथ यहाँ नाम लिखवाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर बच्चों के चेहरे पर रौनक आ गई, पर कुछ ही पलों में फिर वही शून्यता वाले भाव उमड़ आए। तभी सामने जीने से अपने पल्लू से हाथ मुंह पोंछती एक अधेड़ सी महिला हमारी ओर आई और उन बच्चों की ओर देखते हुए बोली, क्यों रे, बोली थी ना कि 15 नंबर वाली मैडम जी के घर कपड़ों का थैला उठा कर लाना है। वो 2 दिन से बच्चों का कपड़ा निकाल कर रखी है, चल जा दौड़ कर ले आ। वो महिला बोलती जा रही थी पर बच्चे वहीं खड़े रहे। अरे जा ना, महिला थोड़ा जोर देकर हरी से बोली। बच्चे ने रंगशाला के बैनर की ओर इशारा करते हुए महिला से कहा, अम्मा हमें भी इसमें भाग लेना है। बच्चों के अम्मा संबोधन से पता चल गया कि वो इन बच्चों की माँ है। महिला ने हैरानी से बच्चों को देखते हुए कहा, क्या है इसमें। महिला की परेशानी को समझते हुए और बच्चों के भावों को जानकर मैंने कहा, बहन जी ये बच्चों के लिए एक संस्था की तरफ से 1 महीने की वर्कशॉप, मेरा मतलब है कि आपके बच्चे यहाँ 1 महीने में मेरे साथ मिलकर एक नाटक तैयार करेंगे, जिसे दिल्ली के ही एक बड़े हॉल के
किसी मंच पर दिखलाया जाएगा। फिर बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को आगे चलकर खूब फ़ायदा होता है। और साथ ही 1 महीना बच्चे बिल्कुल खेल कूद के द्वारा मिलजुल कर बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। मैंने देखा माँ से अधिक वो बच्चे मेरी कही बातों को समझ रहे थे। मेरी बात सुनकर महिला बोली, बहन जी, हम तो यहाँ घरों में पोछा बर्तन करते हैं, ये तो बड़े लोगों के बच्चा लोग हैं, हमारे बच्चे के साथ तो बैठने भी नहीं देते, इनके बच्चों के संग हमारे बच्चे कैसे खेले कूदेंगे, ये सब तो इन सोसाइटी के बच्चों के लिए है, हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वालों के बच्चे, इन बच्चन के संग इनका कैसे मेल होएगा बहन जी। उस महिला की परेशानी को समझते हुए मैंने कहा, देखिए, ये वर्कशॉप केवल सोसाइटी के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें कोई भी बच्चा भाग ले सकता है, आपके बच्चे भी। फिर मैंने बच्चों को देखते हुए कहा, क्या तुम हमारे साथ नाटक सीखना चाहते हो? बच्चों ने बड़े ही उत्साह से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ। मैंने भी उसी उत्साह से कहा, तो फिर कल सबसे पहले आकर लाइन में लग जाना, दूर मत बैठे रहना आज की तरह। और फिर हॉल की दीवार पर लगा वर्कशॉप का बैनर दिखाते हुए बोली, वो देखो क्या लिखा है उस बैनर में, पढ़ो। बच्चों ने बैनर को देखा और फिर मेरी ओर देखा। हाँ, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है। तीनों बच्चों ने एक साथ पढ़ना शुरू किया, पहले आओ पहले पाओ। कुछ समझे? कल पहले आकर लाइन में लग जाना, ओके। बच्चों ने मेरी बात सुनकर फिर अपनी माँ को देखा और जैसे ही माँ ने हाँ में गर्दन हिलाई, बच्चों ने मारे खुशी के मेरी ओर देखकर कहा, जी मैडम जी, हम कल खूब जल्दी आ जाएंगे। तभी उनकी माँ बोली, चल अब 15 नंबर वाली मैडम। माँ के वाक्य पूरा करने से पहले ही हरी बोला, मैं अभी दौड़ कर लाता हूँ माँ। ये कहकर वो 15 नंबर वाली मैडम के घर की ओर दौड़ गया और मैं अपना सामान उठाकर घर की ओर बढ़ गई। वर्कशॉप के पहले दिन अक्सर बच्चों में उत्साह के भाव चरम पर होते हैं और बच्चों की तरह मैं भी उतनी ही उत्साहित। रंगशाला का पहला दिन था और हमने कुछ रोचक रंगमंचीय गतिविधियों की शुरुआत की। पहली गतिविधि में हम 2-2 बच्चों के जोड़े बनाकर उन्हें अलग अलग स्थान पर बैठाकर एक दूसरे के विषय में कुछ बातें नोट करने को कहा, जिन्हें बच्चों को सबके सामने बताना था और अपने साथी को एक विशेषण भी देना था। वो एक्टिविटी बच्चों को एक दूसरे को जानने समझने में बड़ी मददगार होती है। हम बच्चों के ग्रुप बना रहे थे और जैसे ही प्रखर के साथ हरी को जोड़ा तो प्रखर मुंह बिचकाते हुए बोला, मैम, हम इसके साथ पेयरिंग नहीं करेंगे, इसके कपड़ों से स्मेल आ रही है मैम, एंड ही कम्स फ्रॉम अ अनहाइजीनिक सोसाइटी। मैम, आपने इन बच्चों को लिया ही क्यों है इस वर्कशॉप में? प्रखर के इस तरह कहने पर बाकी बच्चे भी हरी और उसकी बहनों के साथ ग्रुपिंग ना करने की बातें करते हुए एक ओर सरक गए और ये सब सुनकर हरी, पूर्णिमा और चंचल भी सहम से गए और रुआसे होकर एक और मुंह लटकाकर खड़े हो गए। बच्चों को इस तरह मोर्चाबंदी करते देख मैं और मेरा सहायक भी अनमने से हो गए और इस स्थिति से फौरन निपटने का उपाय सोचने लगे। समस्या बच्चों की थी और हमें इस सोच को सही दिशा देनी थी। हमने बच्चों को बच्चों ही के भाव के अनुसार कुछ इस तरह से समझाया, देखो बच्चों, ये रंगशाला हर बच्चे के लिए है, चाहे वो इस सोसाइटी का बच्चा है या फिर नहीं। और अब जिस प्रकार आप लोग व्यवहार कर रहे हैं तो हमें लगता है हमें इस रंगशाला को रद्द कर देना चाहिए। बस रंगशाला रद्द करने की बात सुनते ही बच्चों में खुसर पुसर आरंभ हो गई और बच्चे सख्ते में आ गए, क्योंकि रंगशाला में नाटक के मंचन के बाद बच्चों ने कोई किला फतह कर लेने के बाद की मिली हुई खुशी के तरह अपने नाते, रिश्तेदारों, मित्रों, दुश्मनों, आस पड़ोस सब जगह फैला दी थी। अब यदि नाटक ही ना हुआ तो बच्चों की तो चारों ओर किरकिरी हो जाएगी। बस समस्या से समझौता कर लेना ही बच्चों को इस समय विकल्प लगा और अंततः इस बात पर सब राजी हुए कि हरी और उसकी बहनें कल से नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आएंगे। अगले दिन सभी बच्चे रंग बिरंगे वस्त्रों में हॉल में आ गए। आज तो हरी, पूर्णिमा और चंचल पहचान में ही नहीं आ रहे थे।
हमने गौर किया कि चौथे दिन तक आते आते वो बच्चे जो हरी और उसकी बहनों से एक दूरी सी बना कर रखते थे, वो हरी और उसकी बहनों के साथ ना केवल अपना टिफ़िन शेयर करने लगे, बल्कि वो औरों से अधिक हरी के मित्र बन गए, जिनमें प्रखर तो हरी के बिना किसी और के साथ बैठता ही नहीं था। मैंने महसूस किया अब आरंभ होना था कार्यशाला का वो दौर जिसकी प्रतीक्षा बच्चों को पहले ही दिन से होती है, और वो था नाटक के नाम की घोषणा और पात्रों का चयन। कहानी एक जंगल की थी। कहानी सुनाते सुनाते मैंने देखा कि सभी बच्चों के चेहरों पर जिस तरह के भाव आ जा रहे थे, उससे साफ झलक रहा था कि बच्चों को नाटक पसंद आ रहा है। और जब कहानी सुनाने के बाद बच्चों से पूछा गया कि उन्हें कहानी कैसी लगी, तो सभी की आवाज़ आई, बहुत अच्छी। कहानी बच्चों को पसंद आ गई थी और इसके बाद सिलसिला आरंभ हुआ नाटक के चरित्रों के बंटवारे का। हर बच्चा नाटक का मुख्य किरदार करने पर आतुर था। तो तय हुआ कि बचे हुए बच्चों में से जो बच्चे सबसे प्रभावी इस चरित्र को पढ़ेंगे, वही नाटक के हीरो का रोल करेगा। और जब सब बच्चों ने बारी बारी कालू बंदर का रोल पढ़ा, तो हरी को इस चरित्र को पढ़ने में सबसे प्रभावी पाया गया और नाटक के मुख्य चरित्र का किरदार सर्वसम्मति से हरी को मिल गया। जब हम सभागार में बच्चों के साथ लाइट रिहर्सल कर रहे थे, तो हरी, चंचल और पूर्णिमा के हाव भाव ऐसे थे मानो वो किसी परीलोक में आ गए हों। हरी ने तो मुझसे अपने मनोभावों को मेरे पास आकर कह डाला, मैडम जी, इतना बड़ा हॉल होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर लाइट रिहर्सल के कुछ ही देर के बाद सभी बच्चों ने अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहन मेकअप किया और दर्शकों से खचाखच भरे हॉल में छतरी की करामात नाटक का शानदार मंचन हुआ, जिसकी गवाही दर्शकों की हर दृश्य पर बजने वाली तालियां दे रही थी। और इसके बाद ही वर्कशॉप की समाप्ति का समय आ गया। वर्कशॉप तो समाप्त हो गई, परंतु वर्कशॉप की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के बीच जो भावनात्मक संबंध गहरा हो चुका था, उसका तो अभी आरंभ हो रहा था। कार्यशाला की समाप्ति के बाद हरी सोसाइटी में काम करने वाली बाई का बेटा भर नहीं रह गया था। वो तो अब सोसाइटी का हीरो बन गया था। यूँ तो सभी बच्चे आपस में घुल मिल गए थे, पर प्रखर और हरी की दोस्ती तो कुछ अलग ही रूप ले रही थी। दोनों वर्कशॉप में साथ चिपके रहते थे और वर्कशॉप के समाप्त होने के बाद भी हरी प्रखर के साथ समय बिताने लगा। रंगशाला समापन के बाद अभी कुछ दिन स्कूल की छुट्टियां और बची थीं, इसलिए प्रखर और हरी अक्सर साथ ही हुआ करते। जब दोनों साथ होते तो खूब बातें करते और दोनों की बातों का विषय होता अपने अपने स्कूल में होने वाली गतिविधियों को एक दूसरे को बताना। हरी अपनी बस्ती के पास ही बने सरकारी स्कूल में पढ़ता था और प्रखर हरी के स्कूल से कुछ ही दूरी पर बने एक पब्लिक स्कूल में। हरी के पास अपने स्कूल में होने वाली गतिविधियों पर कहने को कुछ खास ना होता, पर वो प्रखर के स्कूल में होने वाली गतिविधियों को बड़े ही चाव से और उत्साह से सुना करता। प्रखर ने उसे बातों ही बातों में बताया था कि उसने कई फिल्मी सितारों और बड़े बड़े नेताओं को अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में करीब से देखा है और हर वर्ष कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में विभिन्न देशों के बच्चे उसके स्कूल में आते हैं, जिसके अंतर्गत तर्क वितर्क के मुकाबले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई कलात्मक गतिविधियां होती रहती हैं, जिनके द्वारा एक दूसरे के देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझने व जानने का अवसर भी मिलता है। कई देशों में घूमने का अवसर भी उसे मिला है। उत्साह के साथ जब ये सब वो प्रखर बताता तो हरी उसकी बातें बड़े गौर से सुनता और सुनने के बाद जब घर लौटता तो गहरी सोच में डूब जाता, क्योंकि उसके स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर ये सोचकर खुश हो जाता कि चलो, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला अब उसका एक दोस्त है जिसका नाम प्रखर है। हरी और प्रखर एक दूसरे का साथ दोनों को बड़ा भाता, पर अब उनके बीच एक समस्या आन खड़ी हुई थी। हरी के स्कूल से आने के बाद खूब समय रहता, क्योंकि वो साइकिल से स्कूल जाता था और स्कूल की छुट्टी होते ही कुछ ही देर में घर लौट आता था और फिर माँ के साथ सोसाइटी के कामों में भी हाथ बटाता।
पर प्रखर से उसका मिलना नहीं हो पाता, क्योंकि प्रखर स्कूल बस से घर लौटता, जिसके कारण दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद घर पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर के 3 बज जाते। घर आने पर खाना खाने और कुछ देर आराम करने के बाद ट्यूशन और फिर स्कूल से मिला होमवर्क। प्रखर के पास समय ही ना बचता कि वो हरि से मिल सके, और इस कारण अपनी अपनी जगह दोनों उदास रहने लगे। एक दिन अचानक स्कूल के बाहर घनश्याम के छोले कुलचे खाते हरि पर स्कूल बस में बैठे प्रखर की दृष्टि पड़ी, तो बस में से ही प्रखर ने हरि को जोर से आवाज़ लगाई। जोर जोर से अपना नाम पुकारे जाने पर हरि ने उस ओर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हरि छोले कुलचे का दोना हाथ में लिए दौड़कर प्रखर के नज़दीक आया और प्रखर फुर्ती से स्कूल बस से नीचे उतर आया। प्रखर की दृष्टि हरि के हाथ में पकड़े छोले कुलचे के दोने पर गई। दोनों के ही मुंह से निकला, घनश्याम के छोले कुलचे, और ये कहते ही दोनों ही छोले कुलचे के दोने पर टूट पड़े और दोनों ने मज़े से छोले कुलचे खाए। खाते खाते प्रखर बोला, यार हरि, तेरी बहुत याद आती है यार, रोज़ तुझसे मिलने का मन करता है। प्रखर की बात सुनकर हरि बोला, हाँ यार, कई बार मैं तेरे घर तुझसे मिलने आया था, पर तू हर बार ट्यूशन पढ़ने गया होता था। तभी कुछ सोचकर प्रखर बोला, यार हरि, तेरे स्कूल की छुट्टी तो मेरे स्कूल से पहले ही हो जाती है ना, तो तू हमारी छुट्टी के बाद बस चलने तक मुझे यहीं आकर मिला करना। ये सुनकर हरि के चेहरे पर रौनक आ गई और वो झट बोला, हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं रोज़ तेरे लिए यहीं रुका रहूँगा। और बस फिर तो हरि और प्रखर स्कूल बस चलने से पहले हर रोज़ ही मिलने लगे। कुछ ही दिनों में प्रखर के साथ साथ प्रखर के अन्य साथी भी हरि के मित्र बन गए। हरि जब प्रखर और उसके साथियों के साथ होता तो उन सब के स्कूल की बातें, उनके स्कूल के कार्यक्रमों, स्कूल से जाने वाले पिकनिक और उनके वार्षिकोत्सव की बातें सुनता, और यह सुनना उसे बड़ा ही रोचक लगता। जिस आत्मविश्वास के साथ प्रखर और उसके साथी अपने हाव भाव द्वारा अपने को व्यक्त करते, वो भी हरि को खूब लुभाता। पर उन सब के चले जाने के बाद वो सब बातें हरि को भीतर ही भीतर हीनता की अनुभूति करवाती। उसने कई बार पूर्णिमा से अपनी इस अनुभूति वश उत्पन्न हुए अपने भाव साझा भी किए कि प्रखर और वो दोनों ही 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, पर वो प्रखर जैसे हाव भाव से बात क्यों नहीं कर पाता। हरि की इस बात को पूर्णिमा ने हंसी मखौल में ये कहकर उड़ा दिया कि प्रखर सोसाइटी के माहौल में रहने और अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने के कारण ऐसा है। पूर्णिमा की बात सुनकर हरि चुप तो हो जाता, पर उसका प्रश्न वहीं का वहीं रहता। एक दिन की तरह हरि आज भी साइकिल घनश्याम छोले कुलचे वाले की ढकेल की बाजू में लगाकर प्रखर की प्रतीक्षा कर रहा था। घनश्याम की ढकेल से कुछ ही दूरी पर हरि का स्कूल था। प्रखर की स्कूल बसें घनश्याम की ढकेल के ठीक सामने खड़ी हुआ करती थी। घनश्याम की ढकेल से प्रखर का स्कूल का गेट साफ दिखलाई पड़ता, इसलिए जैसे ही प्रखर स्कूल के गेट से बाहर निकलता, हरि उसे देख लेता और देखते ही प्रखर की ओर दौड़ पड़ता। घनश्याम के छोले कुलचे स्कूल के बच्चों के साथ साथ आसपास के इलाके में भी प्रसिद्ध थे। कारण था घनश्याम की ढकेल की साज सज्जा, साफ सफाई, स्वादिष्ट छोले, अमूल मक्खन से सेक कर करारे किए कुलचे, उनके साथ खूब सारा सलाद और घनश्याम द्वारा बच्चों के खान पान को लेकर दिया जाने वाला भाषण, जो उसकी ढकेल पर आने वाले हर किसी को सुनना पड़ता था। बकौल घनश्याम, अगर मेरी ढकेल ना हो तो इन करोड़पतियों के बच्चे भूखे मर जाएं। इन्हें कमाने से फुर्सत नहीं है और इनके बच्चों को उड़ाने से। अरे अब बच्चे तो बच्चे हैं भैया, इनके माँ बाप के पास इनके लिए पकाकर कर खिलाने का समय ही नहीं है, तो बेचारे बच्चे भी क्या करें। इसीलिए मैं छोले कुलचे तभी इन्हें खाने को देता हूँ जब ये पहले सलाद खाएं। घनश्याम का ये चुटकीला अंदाज ही था कि उसकी ढकेल पर स्कूल के बच्चों के अतिरिक्त लोगों का तांता लगा रहता। हरि प्रखर के स्कूल के गेट पर टिकटिकी लगाए देख रहा था कि दूर से प्रखर अपने साथियों के साथ हंसी ठट्ठा करता आता दिखलाई दिया। सभी बच्चे बड़े उत्साहित दिख रहे थे। पास आने पर प्रखर ने बताया कि उसके स्कूल में अगले सप्ताह से कल्चरल एक्सचेंज वीक मनाए जाने वाला है, जिसमें जापान देश के स्कूल के बच्चे भाग लेंगे। ढेर सारी एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट, बढ़िया रिफ्रेशमेंट, डांस, ड्रामा और सबसे बढ़िया बात कि एक सप्ताह बिल्कुल पढ़ाई नहीं। प्रखर और उसके साथी सांस्कृतिक गतिविधियों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करते थे, इसलिए उनका उत्साह अन्य बच्चों के मुकाबले और अधिक था। पूरे हफ्ते मज़े ही मज़े रहने वाले थे। यूँ तो हरि के स्कूल में भी वार्षिकोत्सव की तैयारी हो रही थी, पर प्रखर के स्कूल जैसा कुछ भी नहीं था।
बस हरी और बच्चे एक नाटक कर रहे थे जिसे गणित के अध्यापक तैयार करवा रहे थे। 2 बच्चे कविता पाठ करने वाले थे और एक बच्चा गीत गाने वाला था। नाटक चूँकि लिखा भी गणित के ही अध्यापक ने था, इसलिए इस नाटक में रंगशाला वाले नाटक जैसा कुछ भी नहीं है। संवाद स्मरण करके बस मंच पर बोल देने भर जैसा है। सभी यही वजह है कि हरी चाहकर भी प्रखर और उसके साथियों के सामने जब होता तो कहता कम और सुनता ज़्यादा। कहने जैसा कुछ था ही नहीं उसके पास, पर सोचने को बहुत था। प्रखर से लगभग दूसरे तीसरे दिन मिलने और उसके स्कूल की रोचक बातें सुनने के कारण हरी के जीवन में अजीब सी उथल पुथल ने जन्म ले लिया था। प्रखर से उसके स्कूल की बातें सुनते सुनते कहीं ना कहीं हरी के मन के किसी कोने में एक बार प्रखर के स्कूल को भीतर से देखने की इच्छा दिन प्रतिदिन प्रबल हो रही थी। वो जो सुनता आ रहा था उसे करीब से देखने की इच्छा। बस यही एक बात थी कि अब जब भी हरी प्रखर से मिलता तो कुछ अनमना सा हो जाता। वो सोचता कि अपनी इस इच्छा को किस तरह वो प्रखर से कहे और क्या प्रखर उसकी इस इच्छा को पूरा कर भी पाएगा। आज जब से हरी प्रखर के स्कूल में होने वाले कल्चरल एक्सचेंज वीक की बातें सुनकर लौटा था, उसका मन बेचैन था। माँ के कहने के बावजूद सोसाइटी भी ना गया। माँ ने सोसाइटी से लौटकर खूब डांट फटकार लगाई, पर हरी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रात होने पर बिस्तर पर लेटा तो हरी का मन उचाट हो गया। आंखों में कोसों दूर नींद का नामो निशान नहीं। जागती आंखों में कल्पना की उड़ान भर कई बार वो प्रखर के स्कूल के भीतर आ जा रहा था। कल्पनाओं में प्रखर की कई बातों के अनुसार उसके स्कूल की गतिविधियों में भाग भी ले रहा था। प्रखर के साथियों के साथ पिकनिक में भी जा रहा था। इसी सब में रात कब सुबह में बदल गई ये पता ही ना चला। वो तो जब माँ ने उसकी चद्दर खींचते हुए उसे स्कूल से आती बार सीधे सोसाइटी पहुँचने को कहा, तब हरी सपने में से हकीकत में लौटा और रसोई का सामान समेटते माँ ने बताया कि अंकुर अपार्टमेंट में आज 602 नंबर वाले फ्लैट की मैडम के घर उनके बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए पूर्णिमा और हरी को वहाँ काम में हाथ बटाना है। माँ की कर्कश आवाज़ में कही इन बातों से हरी की कल्पनाएं धराशाही होकर धरती पर आ गिरी। पर रात भर सोती जागती आंखों में जिन कल्पनाओं को हरी ने बुना था, उन कल्पनाओं ने उसे एक दिशा ज़रूर दे दी कि वो अपनी कल्पना को साकार करने की एक कोशिश ज़रूर करेगा। हर दिन की तरह आज भी हरी प्रखर की प्रतीक्षा कर रहा था। आज तो हरी सोचकर ही आया था कि वो प्रखर से अपने मन की बात कहकर ही रहेगा। प्रखर जब छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ स्कूल के गेट से बाहर आया तो उसने दौड़कर कैंटीन से ख़रीदा पिज़्ज़ा हरी को देते हुए कहा, ले हरी, ये मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, चल खा। फिर हरी का बुझा हुआ चेहरा देखकर बोला, अरे क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? हरी थोड़ा सकुचाते हुए बोला, यार एक बात है जो तुझसे कहनी है और तू ही है जो उसे पूरी भी कर सकता है। हरी के साथ पिज़्ज़ा खाते हुए प्रखर बोला, हाँ हाँ बोल बोल, अरे तू तो अपना यार है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हरी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा कि यार मैं वो एक बार तेरे स्कूल को अंदर से देखना चाहता हूँ, क्या तू मुझे अपने स्कूल के अंदर ले जा सकता है? हरी की बात सुनकर कुछ पल के लिए प्रखर शांत हो गया। प्रखर अभी सोच ही रहा था कि उसका दोस्त सार्थक झट से बोला, अभी इतना सोच क्या रहा है? अपने स्कूल में कल्चरल एक्सचेंज वीक में क्लासेस तो लगनी नहीं है, सारे टीचर्स एक्टिविटी में बिजी होंगे और बाहर से दूसरे देश के बच्चे भी आएंगे। ऐसे में क्या पता चलेगा कि ये हमारे स्कूल का है भी कि नहीं। बस एक शर्ट ही तो चेंज करनी है। तो एक काम कर, तू अपनी शर्ट इसे दे देना और तुझे अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट दे देगा। यूनिफॉर्म की पैंट तो हमारी भी वाइट है और इसकी भी वाइट। जैसे जैसे सार्थक ये सब कह रहा था, हरी के चेहरे पर रौनक बढ़ती जा रही थी और हरी के चेहरे की रौनक देखकर प्रखर भी खुश हो रहा था। जैसे ही सार्थक ने अपनी बात पूरी की, कुछ पल की शून्यता के बाद प्रखर ने सार्थक को गोद में उठा लिया, ये कहकर कि वाह यार, क्या प्लान बनाया है तूने। बस फिर हरी को देखकर प्रखर बोला, देख हरी, आज फ्राइडे है, मंडे को मैं तुझे अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट लाकर दे दूंगा। तू बुधवार को मेरी शर्ट पहनकर आ जाना और मुझे अपनी दे देना। इस तरह बुधवार को तू मेरे स्कूल में और मैं तेरे स्कूल में, और फिर स्कूल के बाद मैं तुझे यहीं मिल जाऊंगा, हम शर्ट चेंज कर लेंगे। इस तरह हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ये कहकर प्रखर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हरी ने उत्साहित होकर अपना हाथ उसके हाथ पर मारकर ज़ोरदार ताली बजाई।
हरी के चेहरे की रौनक अब उस गुलाब की भांति हो गई थी जो मानो अभी अभी खिला हो। हरी ने कहा वो अपने कुछ दोस्तों को भी प्रखर से मिलवा देगा और अपना प्लान बता देगा ताकि वो स्कूल में उसके साथ रहेंगे, और ये कहकर सभी अपनी अपनी दिशा की ओर चले गए। आज तो हरी के हाव भाव ही बदल गए थे। माँ के कहे अनुसार हरी साइकिल तेज़ रफ्तार से भगाकर समय से पहले ही अंकुर अपार्टमेंट पहुँच गया। दौड़ दौड़ कर उसने माँ के साथ 602 नंबर वाली मैडम के घर का सारा काम निपटाया और फिर घर जाकर भी घर के कामों में माँ का हाथ बटाया। सच, मन भी हमारे शरीर का कमाल का हिस्सा होता है। मन चाही बात ना हो तो पूरा शरीर बेजान सा हो जाता है, और मन की बात पूरी हो जाए तो शरीर में कमाल की फुर्ती आ जाती है, कई हॉर्स पावर की शक्ति। तभी शायद कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस अब तो हरी को बुधवार की प्रतीक्षा थी। बुधवार से प्रखर के स्कूल में कल्चरल एक्सचेंज वीक शुरू होने वाला था। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। उफ, कब आएगा ये बुधवार? हरी बेचैन हो रहा था और अंततः बुधवार आ गया। प्लान के मुताबिक प्रखर ने हरी को जो अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट दी थी उसे पहन हरी जहां प्रखर की स्कूल बस आती थी वहां खड़ा हो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर जैसे ही प्रखर की स्कूल बस आई, हरी ने झट से अपनी शर्ट प्रखर को दी, जिसे बस की ओट में पहन प्रखर हरी के स्कूल की ओर बढ़ गया और प्रखर के अन्य साथी बच्चों के साथ हरी प्रखर के स्कूल में। हरी और प्रखर आज कुछ घंटों के लिए एक दूसरे का जीवन जीने वाले थे। आज वो एक दूसरे के जीवन के शैक्षणिक क्षेत्र में कदम रख रहे थे। पब्लिक स्कूल के गेट के भीतर कदम रखते ही हरी की आंखें और कान चौकन्ने हो गए। हरी सब अपने भीतर समा लेने को तत्पर था। अभी वो गेट के भीतर प्रवेश कर ही रहा था कि उसके कानों में बड़ी मधुर सी आवाज़ आई। गर्दन घुमाकर उसने देखा तो आरती की थाली में सुंदर दिए के साथ हल्दी रोली का टीका लिए सुंदर करीने से साड़ी पहने अध्यापिका स्कूल के चुने हुए बच्चों के साथ अतिथि देश जापान से आए बच्चों के माथे पर तिलक लगा, गले में फूलों की माला पहना, मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कर रही थी। साथ ही अंग्रेज़ी भाषा में कुछ पंक्तियां बोलकर उनका अभिवादन भी कर रही थी। स्कूल की इमारत, साज सज्जा, स्कूल की लॉबी, खेल का मैदान, मैदान के चारों ओर लगे फूलों से लदे पौधे, स्विमिंग पूल, ये सब देखकर हरी की आंखें चौंधिया रही थीं। हरी अभी आश्चर्य से अपलक ये सब निहार ही रहा था कि सार्थक उसका हाथ खींच भीतर स्कूल की लॉबी की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर प्रखर, वो हरी के स्कूल के बाहर लगा बोर्ड पढ़ ही रहा था कि स्कूल के भीतर से एक कर्कश आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। एक अधेड़ सी उम्र का व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर स्कूल की बाउंड्री के बाहर कूद रहे बच्चों को डंडा दिखाते हुए चिल्लाया, अरे उतरो सब पेड़ के नीचे, आज तुम्हारे माँ बाप को बुलवाऊंगा इस स्कूल में। ये स्कूल है, खेल का स्टेडियम नहीं है जहाँ बंदर की तरह कूद फांद मचा रखी है। और तभी एक बच्चा पेड़ पर से बोला, सर जी हम तो पेड़ पर चढ़कर बाहर भाग गए, बच्चन को बुला रहे हैं। सर जी हम नहीं भाग रहे थे, ये तो वो सब भाग रहे हैं। ये कहकर उस बच्चे ने पेड़ से छलांग लगाई तो बाकी बच्चे भी छलांग लगाकर पेड़ से कूद पड़े। नीचे उतरते ही उस व्यक्ति ने बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। प्रखर को ये समझते देर न लगी कि ये महाशय इस स्कूल के टीचर हैं। और फिर जैसे ही टीचर की दृष्टि प्रखर पर पड़ी, प्रखर दौड़कर दूसरी ओर बने शौचालय की ओट में जाकर दुपक गया। तभी प्रखर ने देखा एक स्टोर नुमा कमरे से 4-6 बच्चे भारी भरकम दरी को घसीटते हुए किसी दूसरी ओर ले जा रहे हैं। जब वे बच्चे कुछ करीब आए तो उनमें से 2-3 के चेहरे जाने पहचाने थे, जिन्हें हरी ने प्रखर से पहले ही मिलवा दिया था। बस दौड़कर जैसे ही प्रखर उनके करीब पहुंचा, उन बच्चों ने दरी वहीं छोड़कर प्रखर से लिपट कर उसका स्वागत किया और बाकी के बच्चों से उसका परिचय करवाया। तभी प्रखर को ऊपर से नीचे तक निहारते नदीम बोला, ओहो, आज तो बिल्कुल एकदम हमारे स्कूल जैसा ही लग रहा है। नदीम की बात पर सभी ने सहमति जताई और फिर प्रखर से सभी लिपट गए। तभी प्रकाश बोला, चल प्रखर, हम तुझे अपने नाटक की रिहर्सल दिखाते हैं। ये कहकर बच्चों ने दरी उठाई और उसी तरह घसीटते हुए हॉल में ले जाने लगे। और फिर हॉल में ले जाकर जैसे ही बच्चों ने दरी को चारों ओर से खोलकर बिछाया कि धूल का एक रेला उठा जिसने पूरा हॉल अपने में समेट लिया। धूल के कारण प्रखर का तो दम ही घुटने लगा। और फिर जैसे ही बच्चों ने जूते उतारे, मोज़ों की दुर्गंध से प्रखर
प्रखर को उबकाई आ गई। कुछ ही देर में गणित के अध्यापक महोदय हॉल के भीतर आए और उन्होंने बच्चों को नाटक का अभ्यास करने को कहा। बच्चे उठकर हॉल में बने मंच पर जाकर अपने अपने संवाद बोलने लगे। इसी दौरान प्रखर ने एक दृष्टि हॉल पर दौड़ाई। कुछ टूटे फूटे शीशों वाली खिड़कियाँ, कहीं से प्लास्टर तो कहीं से सफ़ेदी उखड़ी दीवारें, धूल से बेरंग पंखे, सब कुछ बड़ा बेरौनक और बेजान। हॉल में कोई फर्नीचर व अन्य सामान अधिक न होने के कारण और कोई ध्वनि उपकरण न होने के कारण बच्चों के संवाद समझ ही नहीं आ रहे थे। कोई कहीं से भी आकर अपना संवाद बोल देता। नाटक के गंभीर संवाद सही से ना बोले जाने के कारण हास्य उत्पन्न कर रहे थे। अध्यापक महोदय एक दृष्टि नाटक पर दौड़ाते तो एक दृष्टि रजिस्टर पर किए जा रहे अपने काम पर। बच्चे स्वयं ही नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल चली रही थी कि ज़ोर से टन की आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ के साथ पूरे स्कूल के बच्चे कक्षाओं से ऐसे बाहर निकले जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर किसी ने कंकड़ मार दिया हो। ये घंटी रिसेस की थी। हरी के दोस्तों ने भी अपना अपना बैग उठाया और दौड़ने लगे। प्रखर ने दौड़ने का कारण पूछा तो नदीम बोलने लगा, अरे यार जल्दी से भाग, मिड डे मील की लाइन में लगना है, जल्दी चल। ये सोचकर नदीम प्रखर का हाथ खींच दौड़ने लगा। बाहर ग्राउंड में नदीम और उसके साथियों के साथ प्रखर भी लाइन में लग गया। बच्चे धक्कम धक्का मचा रहे थे। 2-3 लोग बच्चों को डांटने फटकारने के बाद खाना बांट रहे थे और अधिक खाना मांगने पर बुरी तरह झिड़क देते। इसी धक्कम धक्का में नदीम और उसके साथियों ने पूरी और आलू की सब्जी ली और उसी धूल भरे मैदान में बने मुंडेर पर बैठकर खाने लगे। प्रखर भी अपने बैग से अपना टिफ़िन निकाल कर खाने लगा। उधर दूसरी ओर प्रखर के साथी हरी को अपने स्कूल की लॉबी से होते हुए अपना स्कूल दिखाते हुए ले जा रहे थे। लॉबी के साथ ही था मेडिकल रूम, जहां 4-5 दूधिया सफ़ेद तकिए, दूधिया सफ़ेद चादर से ढके बेड बिछे थे। डॉक्टर किसी बच्चे को चेक कर रही थी और नर्स पास ही खड़ी थी। ये तो एकदम किसी बड़े अस्पताल का सा कमरा लग रहा था। लॉबी के दूसरी ओर सार्थक ने हरी को दिखाया उनके स्कूल का कॉन्फ्रेंस हॉल। सुंदर पर्दे, सिंहासन नुमा कुर्सियाँ, शीशे लगी गोल टेबल जिसके चारों ओर लगभग 100 लोग बैठ जाएं। दीवारों पर लगी सुंदर पेंटिंग, स्मार्ट बोर्ड और कुर्सी के आगे टेबल पर लगा माइक। सार्थक ने बताया कि किसी बच्चे के माता पिता को यदि टीचर से अपने बच्चों से संबंधित कोई बात करनी होती है तो हमारे टीचर्स यहाँ आकर पेरेंट्स से बात करते हैं ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। हरी की आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो रही थीं। फिर सार्थक ने उसे अपने स्कूल की साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, मीडिया लैब, लाइब्रेरी और स्कूल की कैंटीन दिखलाई। साइंस लैब में काम कर रहे बच्चे एप्रन पहने किसी वैज्ञानिक से कम नहीं लग रहे थे। कंप्यूटर लैब में इतने सारे कंप्यूटर थे कि 50-60 बच्चे एक साथ भी आए तो कम ना पड़े। इसके बाद सार्थक ने हरी को अपनी क्लास, ड्राइंग क्लास, पेंटिंग क्लास, ड्रामा क्लास और म्यूज़िक क्लासेस दिखलाई। हर क्लास में विषय से जुड़ी सभी सामग्री, बच्चों के बैठने की व्यवस्था का उचित ख्याल रखा गया था। म्यूज़िक क्लास में सभी आधुनिक और पौराणिक वाद्य यंत्र थे तो ड्राइंग क्लास में मोटा कालीन और सिटिंग टेबल और ड्रामा क्लास में पर दीवारों पर बड़े बड़े आईने लगे थे। इसके बाद सार्थक हरी को स्कूल के असेंबली ग्राउंड से होकर सभागार की ओर ले गया। हरी की दृष्टि किसी दार्शनिक की भांति चारों ओर दौड़ रही थी। उसने देखा असेंबली ग्राउंड में लंबा चौड़ा मंच था जहां ओपन एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पर की जा सकती थीं। ग्राउंड के बाईं ओर एक छोटा सा ग्राउंड दिख रहा था जहां नीले रंग का तालाब हरी को बहुत लुभा रहा था, जिसे हरी के कहने पर सार्थक ने करीब से दिखाया और बताया कि सप्ताह में 3 दिन वो इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। और फिर सार्थक हरी को लेकर सभागार यानी ऑडिटोरियम की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में उसकी क्लास के बच्चे जापान से आए बच्चों के लिए नृत्य प्रस्तुत करने वाले थे और फिर जापान के बच्चे सार्थक के स्कूल के बच्चों के लिए अपने देश का लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाले थे, जिसे सार्थक मिस नहीं करना चाहता था। और फिर उसे जापानी बच्चों से मित्रता भी तो करनी थी। झटपट दौड़ते हुए सार्थक हरी को लेकर जैसे ही ऑडिटोरियम में घुसा कि भीतर से भीनी भीनी महक के साथ ठंडी हवा के झोंके ने हरी को बाहर की गर्मी से के विपरीत ठंडी शीतलता से सराबोर कर दिया। हरी की आंखें ऑडिटोरियम के मॉडर्न लाइट्स की चमक धमक और वहां अतिथियों के स्वागत में हुक्की हुई साय सज्जा से चौंधिया गईं। सब कुछ किसी परीलोक जैसा लग रहा था। फूलों से बनाई रंगोली ऑडिटोरियम की भव्यता को और बढ़ा रही थी। इधर प्रखर ने बच्चों के साथ मिड डे मील और अपना टिफ़िन मील बांट कर खाया। फिर नदीम और प्रकाश उसे अपना स्कूल दिखाने लगे।
स्कूल में बच्चे ग्राउंड में बिखरे हुए थे। अधिकतर बच्चे एक दूसरे के साथ मारपीट कर अपना मनोरंजन कर रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे का जूता हवा में उछाला तो दूसरे ने उसका बैग ज़मीन पर दे मारा। कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर दीवार फांद स्कूल से बाहर भाग रहे थे तो कुछ एक दूसरे को पटकी देकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे थे। चलते चलते प्रखर के कानों में कई बार गंदी गाली गलौज के अनेकों वाक्य पड़े। नदीम ने उसे अपनी साइंस लैब दिखाई जहां 3-4 बच्चे झाड़ू लगा रहे थे और अध्यापक के निर्देशानुसार झाड़ पोंछ कर रहे थे। फिर सीढ़ियों से चढ़कर जब वो लोग कंप्यूटर क्लास की ओर बढ़े तो चलते चलते प्रखर ने देखा कि रिसेस खत्म होने के बाद बेंचों पर चढ़ कर क्लासेस में सब बच्चे उछल कूद मारा पीटी कर रहे थे। फिर कंप्यूटर क्लास के बाहर पहुंचकर प्रकाश ने कहा, ये देख प्रखर, ये है हमारी कंप्यूटर क्लास। हमारी मैडम हमें कंप्यूटर चलाकर दिखाती है यहाँ। प्रखर प्रकाश के कहने पर चौंका। क्या तुम्हारी मैडम कंप्यूटर चलाकर दिखाती हैं? तुम खुद कंप्यूटर नहीं ऑपरेट करते? तभी नदीम बोला कि यार हमारी क्लास में 55 बच्चे हैं और यहाँ 12 कंप्यूटर हैं, इसलिए मैडम जी हमें कंप्यूटर चलाकर दिखा देती हैं। ये सुनकर प्रखर ने हैरान होकर कमरे के भीतर झांका तो कंप्यूटर रूम में वाकई 12-13 कंप्यूटर ही रखे थे। फर्श पर मैला सा दरी के जैसा कारपेट बिछा था। कमरे में कोई ऐसी साज सज्जा ना थी जो मन और आँखों को लुभाए। उसके बाद वो लोग आगे बढ़े तो चलते चलते प्रखर ने कुछ कक्षाओं के भीतर झांका तो पाया अध्यापकों का बच्चों को पढ़ाने का तरीका उसके स्कूल के अध्यापकों से कुछ अलग सा था। साथ ही क्लासरूम में बच्चों की सामान्य से अधिक संख्या होने के कारण बच्चे बेंचों पर एक दूसरे पर लदे हुए थे और आगे बढ़े तो नदीम ने उसे अपनी ड्राइंग व पेंटिंग क्लास दिखाई जहाँ एक टाट पट्टी नुमा दरी बिछी थी। क्लास की बदरंग दीवारें और नीरस माहौल प्रखर की आंखों को थका रहा था। अब तो प्रखर का मन वहां घुटने लगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी था। प्रखर मन ही मन अपने स्कूल जाने के लिए छटपटाने लगा। उसे वहां सब कुछ नीरस बेरंग बोझिल लग रहा था। तभी एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया, ए यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग, चलो अपनी अपनी क्लासों में। यह कहकर वो अध्यापक महोदय डंडा उठा तीनों की ओर झपटने को बढ़े ही थे कि नदीम बोला, भाग प्रखर। ये कह नदीम और प्रकाश के दौड़ते ही प्रखर भी उनके पीछे दौड़ गया। हरी सार्थक के साथ सभागार में पीछे जाकर कुर्सी पर बैठ गया। हरी ने पहली बार जापानी चेहरों को करीब से देखा था। प्रखर की ही कक्षा के बच्चे मंच संचालन कर रहे थे। 2 बच्चों ने फर्राटेदार अंग्रेजी में सभागार में बैठे अतिथि बच्चों का स्वागत किया और होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का ब्यौरा दिया। कुछ बातें हमारे देश के वातावरण, परंपरा और विभिन्नता में एकता वाली हमारी संस्कृति के विषय में कहीं। हरी अंग्रेजी में बोली जा रही इन बातों को पूरी तरह तो समझ नहीं पा रहा था, पर उसे उन बच्चों को बोलते देखना बड़ा प्रभावित कर रहा था। और फिर बच्चों द्वारा रंग बिरंगे परिधान में प्रस्तुत नृत्य के माध्यम से हमारे देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों को एक ही सूत्र में पिरोकर प्रखर की कक्षा के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। प्रस्तुति समाप्त होते ही सभागार तालियों की गूंज से भर गया। ये सब हरी के मन मस्तिष्क में कहीं गहरे तक कैद हो गया। स्कूल द्वारा नृत्य प्रस्तुति के बाद जापान देश के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद दोनों देशों के बच्चों ने कुछ गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम समाप्त होते ही सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था स्कूल की ओर से की गई थी। बड़े ही कलात्मक ढंग से भोजन परोसा गया था। सार्थक और उसके ग्रुप के बच्चों के साथ हरी ने भी इस स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। छुट्टी होने में अभी पूरा 1 पीरियड बाकी था। सार्थक हरी को लेकर अपनी क्लास में आ गया। ये एडजस्टमेंट पीरियड था। क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे स्मार्ट बोर्ड से देखकर कुछ नोट करने लगे। तभी ड्रामा टीचर कक्षा में आई और वो कुछ रंगमंचे गतिविधियां करवा ही रही थी कि छुट्टी की बेल बज गई। सभी बच्चे अपना अपना बैग संभाल लाइन बना बाहर की ओर निकल गए। इधर स्कूल में छुट्टी की टन की आवाज़ सुनते ही हरी के स्कूल में हड़कंप सा मच गया, मानो पिंजरे से आज़ाद पंछी खुले आसमान में उड़ने को बेताब हो गए हों। प्रखर ने कसकर प्रकाश और नदीम का हाथ पकड़ लिया था। बच्चों के स्कूल का गेट खुलते ही सड़क पर दौड़ने से धूल मिट्टी इस कदर उड़ने लगी कि सब कुछ धुंधला सा गया। किसी तरह आंखें मलते प्रखर को साइकिल पर बिठा प्रकाश और नदीम उसे उसके स्कूल के नज़दीक ले आए। अपने स्कूल को दूर से देख प्रखर ने चैन की सांस ली। प्रखर बेताबी से हरी के लौटने की अब बाट जोहने लगा। कुछ ही देर बाद हरी प्रखर के दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर निकला तो नदीम और प्रकाश उसे देखकर चिल्लाए, हरी! उधर दूर से प्रखर को देख उसके दोस्तों ने भी जोर से आवाज़ दी, प्रखर! हरी सार्थक और उसके मित्रों के साथ दौड़कर प्रखर के नज़दीक आ गया।
झटपट प्रखर ने हरी के स्कूल के यूनिफॉर्म वाली शर्ट उतारी और हरी ने प्रखर की। दोनों एक दूसरे की शर्ट लौटा ही रहे थे कि बस में से सार्थक ने जोरदार आवाज़ लगाई, कम ऑन प्रखर, जल्दी आ, मैम आ रही है। प्रखर ने झटपट शर्ट बैग में डाली और स्कूल बस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने ही लगा कि मुड़कर हरी के करीब आया और बोला, यार हरी, तेरा स्कूल मेरे स्कूल जैसा क्यों नहीं है? और ये कहकर प्रखर दौड़कर बस में चढ़ गया और हरी शून्य भाव से दूर तलक जाती बस को देखता रहा।